गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। दोस्तों 7th चैप्टर आप लोगों को लेक्चर्स दिए थे, होप आप लोगों ने देखा होगा। आज हम इसके आगे की बात करते हैं। कुछ बच्चों का बेटा ग्रुप 2 चालू हो गया है, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है संडे को शायद आप लोगों की क्लास नहीं होगी ग्रुप 2 की, है ना। वैसे भी वीडियो मिल गया है कई लोगों को, तो है ना ग्रुप 2 वालों। टाइमिंग क्या है आप लोगों का, मतलब ग्रुप 2 में कब आप फ्री रहते हैं, मतलब ये पूछ रहा हूँ। ये ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग फ्री कब रहते हो? अरे बताओ ना आयुष, मतलब मॉर्निंग तो क्लास रहती है ना आपकी 7 से 9, बाकी टाइम? सो बाकी टाइम फिर लेक्चर्स रहते हैं और ईआईएस का वो रहता है लेक्चर ईआईएस का कितने बजे रहता है? 2 से 4। 2 से 4 ईआईएस रहता है। संडे तो नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, ये संडे। हाँ नहीं सर, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। कल पता चल जाएगा। हाँ सर। और बाकी टाइम वीडियो मिलते हैं, रोज पे रोज वीडियो मिल रहे हैं कि कैसा पेन ड्राइव में देने की बात हुई? सर मिल गए हैं पूरे वीडियो जी। अच्छा पूरे वीडियो दे दिए क्या? ऑडिट और ये ऑडिट अकाउंट में वाले सब? हर हफ्ते दे रहे हैं सर, और हाँ अकाउंट्स का तो पूरे मिल गए हैं। अच्छा, तो यानी आपको अब देखने का काम रहता है, मतलब खाली नहीं हो आप लोग। हाँ सर। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा है अपना आगे का प्लान अभी अपने को खत्म करना है, अपना बहुत मतलब चला गया है। तो ऐसा है आगे का कि संडे जो है, संडे के दिन मैं 2 लेक्चर लूंगा, ठीक है। एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। संडे को 2 लेक्चर लेंगे मॉर्निंग और इवनिंग में। तो एक तो ले लेते हैं 9 से 11। चलो अगर नहीं, मिटकरी सर ने गलती से लिए भी, एक काम करते हैं 9:30 से 11:30 एक लेक्चर ले लेते हैं, और एक लेक्चर इवनिंग में 5 से 7 ले लूं। ये हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे चैप्टर 8। कल नहीं लेता क्लास, कल आप लोगों की चलो क्लास रहती है इसलिए कल नहीं लेता। चैप्टर 8, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है इस पे? और अगर कल आप परमिशन देते हो, कल 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 समझना बात, तो सैटरडे मैं शाम को 5 से 7 ले सकता हूँ। आप लोग बोलो। इतने में हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट। मेरे को सिर्फ 3 लोगों से पूछना है बेटा, बाकी लोगों का तो ग्रुप 2 है ही नहीं। मेन सिर्फ 3 लोगों की बात है, आयुष है, यशा है और या अवंतिका। 6:30 के पहले मतलब 6:30 के पहले खत्म कर सकते हो। 6:30 के पहले खत्म, ठीक है। चल ले 4:30, 5 से हाँ फिर 6:30, चलेगा। 5 से चलेगा। 6:30, चल चल ले 5 से 6:30, ठीक है। इतने में अपना 8th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो जितने लेक्चर बता रहा हूँ ना, 3 लेक्चर, 8th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर 9th और 10th चैप्टर एक एक लेक्चर का, मतलब एक या दो लेक्चर है। तो मंडे ट्यूसडे कभी भी खत्म कर सकते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। 8th चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत चेंजेस है। और वो वीडियो नहीं है, वो लाइव होगा, पूरा लाइव होगा। 9th चैप्टर शायद एक आधी वीडियो आपको मिल जाएगा 9th चैप्टर का। 10th चैप्टर पूरा लाइव होगा आगे। तो आज मैं 7th आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। थोड़ी सी 2-3 चीजें मुझे बतानी है 7th चैप्टर, 1 घंटे की क्लास है बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज 7th चैप्टर कंप्लीट कर देंगे हम लोग। जो 2-3 अमेंडमेंट है, चिल्लर फालतू अमेंडमेंट है, कोई एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर है? किसी को कोई आपत्ति है सैटरडे संडे के शेड्यूल पे तो प्लीज बताइए। किसी को, यानी क्या ये आयुष, यशा और अवंतिका, मेन तो 3, बाकी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आयुष कोई तकलीफ है? नहीं सर। अवंतिका और यशा नो जवाब सर। दे दो। नहीं सर। ठीक है, तो फिर डन। सैटरडे 5 PM to 6:30 PM कल के दिन। संडे मॉर्निंग 2 लेक्चर होंगे, मॉर्निंग में एक लेक्चर 9:30 11:30, इवनिंग में 5 से 7, ठीक है। तो ये भी 6:30 कंप्लीट करना है क्या आर्यमान, संडे वाला, कि साथ चलेगा? 6:30। अरे भैया प्रैक्टिस रहती फुटबॉल की। हाँ तो फिर एक काम करो, ये 4:30 करो, ठीक है। ये फाइनल है अपना शेड्यूल।
ठीक है, आई होप एवरीवन इज sir. कंफर्टेबल विद ऑल दिस। चलिए ठीक है, ये अपना डन हो गया बच्चों। हाँ, तो अब मैं 7th चैप्टर पे आता हूँ, उसके बाद कल हम कल सीधा 8th चैप्टर देखेंगे। चलिए 7th चैप्टर। 7th चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स थे जो वीडियो में कवर नहीं थे, वो मैं आप लोगों को कवर, मेरे को पता है कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस तरह का अमेंडमेंट है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार ध्यान दे दो। और ये कोई काम का नहीं है, पता है, सब फालतू है, यानी आप अब ध्यान रखो नहीं रखो एक ही बात है। इस चैप्टर में से वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, और आए भी तो ये अमेंडमेंट मतलब बहुत फालतू अमेंडमेंट आया है, यानी डाला क्या और नहीं डाला क्या, पढ़ा क्या और नहीं पढ़ा क्या। ठीक है, वैसी वाली। सबसे पहले ये दो चीजें ऐड हुई है बच्चों, ये देखिए, ये न्यू है, ये न्यूली एडेड है। ठीक है, न्यूली एडेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट कर सकते हो। क्या चीज थी ये सर? ये रजिस्ट्रेशन के बारे में है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में था। ये जो टॉपिक था ये थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में था। क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट सर? 20 लाख थी। कुछ स्टेट में कितनी है? 10 लाख। अरे यार 10 लाख 20 लाख वाला हम पढ़ रहे थे। एक चीज गवर्नमेंट को एम्पावर किया, कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को किया, और वो भी एप्लीकेबल कब होगा? जब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड जीएसटी काउंसिल, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है, ये आप लोगों ने अभी तक देखा होगा, समझे होंगे। तो गवर्नमेंट को एम्पावर दिया, मतलब एक एडिशन हुआ कि देखो भैया, गवर्नमेंट को हम पावर देते हैं लिमिट बढ़ाने की, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने की, कितनी? 20 से 40 तक। लेकिन ये जो चीज है ये स्पेशल कैटेगरी को एप्लीकेबल नहीं है, बात समझ लेना। समझ में? 20 से 40 यानी स्पेशल कैटेगरी वाले को तो 20 है ही नहीं, 10 ही है। हाँ, कुछ स्टेट जो है वो 20 ले रहे हैं, लेकिन स्पेशल कैटेगरी में हमने देखा ना, 4 जो स्टेट है, कौन से? एम, अरे याद है? NT। हाँ, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, ये कितने वाले हैं? 10 10 लाख वाले। बराबर है। अब बात ये आती है, ये उनके लिए नहीं है भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये है 20 लाख वाले। जिन स्टेट ने 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट मानी है उनके लिए है कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट को 20 का 40 करेंगी गवर्नमेंट। कब 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 करेंगी? जब सप्लायर एक्सक्लूसिवली, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर दो, एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड है इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ओके, एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ठीक है, दिस शैल बी सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी नोटिफाइड। इसके लिए फिलहाल कुछ नोटिफाइड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब बात ये आती है, समझ लेना ध्यान से, पावर गवर्नमेंट के पास है, अगेन कितना? 20 से 40, लेकिन किस सप्लायर के लिए? जो एक्सक्लूसिवली एंगेज है। अब एक्सक्लूसिवली एंगेज मतलब थोड़ी भी सर्विसेज की सप्लाई नहीं कर सकता वो आदमी। सर वो जो लिमिट, वो थोड़ी सी वो आपने बोली थी, वो 5%, और याद है क्या? अरे तेरी, यस सर। तो कुछ लिमिट तक सप्लाई कर, विच एवर इज हायर, एक अपन ने पढ़ा था पिछले इसमें। हाँ 5 लाख या क्या क्या था बताओ बोलो। स्टेट टर्नओवर का कुछ परसेंटेज था, या तो 5 लाख तो सबसे कम। तो हायर। चलो पढ़ाया था, ये याद है किस चीज के हाँ ऊपर हाँ पढ़ाया हाँ था? याद है ना? याद है ध्यान दो, नहीं बताना मेरे को, देख लेना आप लोग जाके। हाँ, तो मैं बता रहा था, तो वो वाली बात भी यहाँ पे नहीं। एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ, समझ गए ये बात? आगे चलते हैं। लेकिन 22(1) के अंदर, फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, अगेन एक चीज और गवर्नमेंट ने कहा, अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी, यानी हम मानेंगे कि तुम एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स ही कर रहे, इवन इफ ही इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज। कौन सी? एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन। याद है क्या? नेगेटिव लिस्ट, एक्सटेंडिंग लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस, इसके ऊपर जो कंसिडरेशन रहता वो इंटरेस्ट रहता है, याद है? हाँ सर।
एक मिनट बेटा, हाँ ये थोड़ा कॉल लेना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड, तो मैं ये कह रहा था, एक्सक्लूसिवली जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, और अगर वो एक एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब कौन सी सप्लाई, बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट या लोन या एडवांसेस, और जिसका कंसिडरेशन क्या रहता है, इंटरेस्ट। याद है ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर भी देखी थी ये चीज, है ना, कि भैया Yes, sir. इंटरेस्ट को अलग, भैया उसको सर्विस नहीं मानेंगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव लिस्ट में था। तो ये अगर करे तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा कोई सर्विस तुम नहीं दे। आई बात समझे, एक्सक्लूसिवली और एक्सक्लूसिवली गुड्स अगर आप करते हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी हो गई, 40 लाख। आई बात समझ में। और जो आदमी गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है उसके लिए 20 लाख, जो सिर्फ सर्विस सप्लाई करता है 40 लाख 20 लाख, और जो सिर्फ गुड्स सप्लाई करता है उसके लिए 40 लाख। 40 lakhs. क्लियर है? Yes, sir. चलिए, इसके आगे ये तो ऑलरेडी वीडियो के अंदर था, सिर्फ ये दो चीज नहीं आई है, अब इसका कोई विशेष रेलेवेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा मतलब आप देख लीजिए कितना सिंपल है, ठीक है। इसके बाद ये सब तो ठीक है। अब और एडिशन इसके अंदर मेरे ख्याल से एक था, एक मिनट, एक इलुस्ट्रेशन एडेड था, लेकिन ये इलुस्ट्रेशन आखिरी में कराया हुआ भी है, मतलब वीडियो में कराया हुआ भी, वीडियो में अनसॉल्व्ड में था, यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया, फर्क इतना ही है, तो ये आप देख सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आ रहा हूँ जो काफी थोड़ी बड़ी है, मैं उसको सिंपल तो आपके लिए कर दूंगा, एक फ्लो चार्ट मैंने तैयार जरूर किया है उसके लिए, तो मैं सिंपल कर देता हूँ उसके लिए। ये चीज पहले जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं था, अब उसके ऊपर एक बड़ा डिस्कशन है, जिसका नाम है डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। क्या नाम है? डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन। और साथ ही साथ मतलब साथ ही साथ एक आधार ऑथेंटिकेशन ये न्यूली ऐड किया है। ये तो ठीक है, नया है ही, लेकिन ये बड़ा न्यूली आया है। आधार का आजकल आपको तो पता है बहुत ज्यादा चलन है, आप कई बार सुनते होंगे आधार को इनकम टैक्स से लिंक करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सुना होगा ना आपने। इनकम टैक्स में पढ़ा था ना बेटा अपने, आधार लिंकिंग के बाद थोड़ा बहुत बताया था, याद है कि लास्ट चैप्टर में आधार लिंक करना पड़ेगा पैन से, अरे याद है क्या? हाँ सर. और पैन एंड, और ये भी बताया था पैन एंड आधार कैन बी इंटरचेंजेबली यूज, ये भी बताया था। आधार हाँ सर। पैन नंबर याद है क्या? बताया था ना? अरे ठीक है, जाने दो, जितना बताया उतना ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, होता है ऐसा। यहाँ पे भी आधार को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया गया है, यहाँ पे भी आधार को इंपॉर्टेंस दिया गया है, और उसके बारे में कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की है। समझ रहे क्या आप मेरी बात? कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे गवर्नमेंट की आई है। अब ये गाइडलाइंस के ऊपर मतलब किसको आधार ऑथेंटिकेशन कराना जरूरी है, क्या है? अरे ऑथेंटिकेशन का सीधा मतलब मैं आपको बताऊं क्या क्या है भाई, आधार अपडेट कर दो। यानी ये क्या चाहते हैं, आजकल आपको पता है, देखिए कुछ भी आप करो उसके लिए आधार कार्ड बड़ी जरूरी चीज हो गई, ये तो आप लोगों को पता है।
बिना आधार कार्ड के कोई कुछ भी आपको खरीदना बेचना जो भी है, आधार कार्ड बिना काम नहीं। ये चाहते हैं कि जितने भी बिजनेस वाले मतलब है सबकी आधार डिटेल हमारे पास आ जाए। अब आप बोलोगे सर जीएसटी नंबर आपने बताया था पैन बेस्ड, याद करो जीएसटी नंबर पैन बेस्ड है ना। यस सर। अरे उसमें 15 डिजिट में से 10 डिजिट तो पैन नंबर ही है। और सर बिना पैन नंबर पैन कार्ड के तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। इसका मतलब सब जब पैन और आधार लिंक हो चुके हैं तो फिर ये काय के लिए लिंक, मतलब ये क्या करवा रहे फिर ऑथेंटिकेशन। सोचने वाली बात है कि नहीं, आप बताइए। यस सर। ठीक है ना। लेकिन अब ठीक है, अब यहाँ पे डाला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले को भी आधार अपडेट कराना है। ठीक है, अब कर लेते हैं अपन, क्या कर दो, क्योंकि ऑलरेडी देखो पैन नंबर आपके पास है, पैन नंबर और आधार नंबर लिंक्ड है, फिर आप काय के लिए फिर से करो। लेकिन अब ठीक है बोले तो अपन करते हैं। थोड़ा अलग टाइप का है, आसान है बेटा, बहुत आसान है, प्रोसीजर है। क्या है ये प्रोसीजरल पार्ट है, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। दो चीज है बेटा इसकी। एक है डिम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या है डिम्ड? अब ये क्यों लाया गया मैं आपको, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है पढ़ाता हूँ, लेकिन ये आधार क्यों लाया गया मैं आपको जरा बताऊंगा जरूर। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भैया फेक इनवॉइसेस को कंट्रोल करना। डमी एड्रेस जो रहते हैं ना रजिस्ट्रेशन के, कई बार लोग डमी एड्रेस दे देते हैं। वो ऐसा एड्रेस पे वो चीज रहती ही नहीं, और कैसे तो भी इलेक्ट्रिक मीटर ले लिया, एड्रेस प्रूफ लगा दिए। तो डमी जो एड्रेसेस है जिसपे रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको अवॉइड करवाना। और साथ ही साथ एक ही प्लेस पे एट सेम प्लेस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर, ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस आधार का। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, मैं तो बाद में सब पढ़ाऊंगा ही, लेकिन एक बार एक कारण क्या ये अपने को समझना चाहिए ना, काहे के लिए ये सब लेकर आए भाई आप। ठीक है, तो ये मेन कारण। ठीक है, तो इस पे मैं आता हूँ। फिर उसके पहले एक डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन किस चीज का? रजिस्ट्रेशन का। अब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो सामने वाले का काम है ना रजिस्ट्रेशन नंबर देना। अरे हाँ ना, पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर आपने देखा है, उसमें अपन जिस दिन लायबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए अपन अप्लाई कर देते जैसे ही थ्रेशोल्ड क्रॉस होती है। पर्सन रजिस्टर्ड एंड लायबल फॉर रजिस्टर्ड दोनों को एक ही समान ट्रीट किया जाता है, मालूम है ना। कराया नहीं रजिस्ट्रेशन वो Yes, बात sir. अलग है, लेकिन इफ यू आर लायबल तुमने ले लेना था। ये सब मैंने चार्ट वार्ट बना के बताया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल के बारे में बात कर। If proper officer fails to take any action in following cases, यहाँ पे कुछ केसेस दिए हुए हैं, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, कितना टाइम है वो भी दिया हुआ, द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड। जैसे तुमने अप्लाई किया और प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ तो भी नहीं किया, क्या कुछ तो भी देखते हैं विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, क्या है वो सर टाइम वो भी देखते हैं, तो क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? तुम्हारा जो एप्लीकेशन था ना रजिस्ट्रेशन का वो अप्रूव हो गया, जाओ तुम रजिस्टर्ड हो। सीधी बात है ना, गलती उनकी है तो रजिस्टर्ड, हम तो आए थे ना ईमानदारी से तुम्हारे पास, तुमने तुम्हारे ऑफिसर की गलती है, कॉमन सेंस, तुम्हारे ऑफिसर की गलती, तो भुगतना किसको पड़ेगा? उन्हीं को भुगतना पड़ेगा ना। आ रही बात समझ में मेरी? नहीं आ रही? अरे ये Yes, सर, sir. आ रही है ना। अब देखिए कौन से केसेस है और कितना स्टेबिलिटी टाइम। in cases where a person successfully undergoes authentication, और अदर ऑथेंटिकेशन के बारे में अभी सिर्फ नाम पढ़ेंगे, आगे की बात बाद में करें। ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब क्या हुआ, एक आदमी रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, और साथ ही साथ समझ लें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ उसने सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन का भी काम करवा दिया, या गवर्नमेंट ने उसको माफ किया कि तू आधार ऑथेंटिकेशन का काम मत कर। अब गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, उसको एग्जेम्प्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन से, तो उसको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत है क्या? बस मुझे इतना बताइए।
नहीं No, सर, फिर उसको आधार ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। तो भैया विद इन अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज में संडे वनडे छुट्टी होती छोड़ के, मान लो सैटरडे संडे ऑफ है, आपने वेडनेसडे को अप्लाई किया, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 वर्किंग डेज हो गए, सैटरडे संडे को काउंट नहीं करेंगे, मंडे सुबह तक रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। नहीं समझ रहे? 3 वर्किंग डेज yes, sir. फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस डेट को आपने सबमिट किया एप्लीकेशन, उससे 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन, नहीं उसने कुछ किया तो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया। समझ में आ गई बात? यानी चौथे दिन सीधी बात है, यू आर रजिस्टर्ड। क्लियर है? हाँ सर। और अगर इन केस वेयर अ पर्सन फेल्स टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, नहीं करता है या फिर डज नॉट ऑप्ट फॉर, मैं चुनता ही नहीं कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन कराना ही नहीं, तो फिर कितने दिन में आपको मान लिया जाएगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सर इतने दिन ज्यादा क्यों लगा है? देखो बेटा, मैंने अगर चुना कि मुझे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना, ऑनलाइन प्रोसीजर रहता है, नहीं कराना आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपको लगता है वो ऑफिसर जो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर है वो ऐसे ही छोड़ देगा? कुछ तो इंक्वायरी करेगा कि नहीं करेगा वो? Yes, sir. तो 21 दिन तक सो रहा था क्या तू? 21 दिन दिए, अगर 21 दिन में भी ऑफिसर ने कुछ नहीं किया तो हम मान लेंगे। गलती किसकी? फिर डिपार्टमेंट की गलती हुई ना। Yes, sir. इससे सो रहा था क्या? डिपार्टमेंट गलती, रजिस्ट्रेशन अप्रूव, सीधी सी बात। इन केस वेयर प्रॉपर ऑफिसर इशू नोटिस, अब समझना, नोटिस सीकिंग क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम एप्लीकेंट। हाँ देख, तूने गड़बड़ की है और मैं नोटिस इशू करता हूँ, मतलब मान लो मैंने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन, अब उसमें हो सकता है ना कुछ गलती रहे फॉर्म भरने में, इसमें उसमें हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। Yes, sir. तो फिर कोई तकलीफ हो, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए और डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एसएससी को नोटिस दो। आपका काम क्या है? एसएससी को नोटिस देना। तो आपने अगर नोटिस दिया हुआ एसएससी को और एसएससी ने रिप्लाई कर दिया, समझना बात, आप नोटिस दोगे, एसएससी रिप्लाई करेगा, तो रिप्लाई करने के बाद आपका क्या काम है? हाँ ठीक है भैया तेरा काम हो जाएगा, ऐसा बोलना पड़ेगा कि नहीं? आपको बोलना पड़ेगा। Yes, sir. लेकिन अगर आप नहीं बोलते हो तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट द एप्लीकेशन, मतलब आपने नोटिस दिया था कि हमको इस चीज पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, और एसएससी ने दे दिया, और देने के बाद आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो आपको कितने दिन का समय दिया जवाब देने के लिए? आपको यानी 7 दिन। ऑफिसर को 7 दिन का। 7 दिन में तुम्हें जवाब दिया था, नहीं तो हम रजिस्टर्ड मान लेंगे, अप्रूव। समझ में आया बात? हाँ सर। यानी सीधी बात ये निकलती है, इन केस ऑफ सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड अप्रूव इन 3 वर्किंग डेज। हाउएवर इफ आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट ऑप्टेड, और ऑथेंटिकेशन फेल या नो कोई इशू अगर नहीं किया, तो 21 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी सीधी बात है, इसमें बैठ गए तो 3 दिन, और इसमें नहीं बैठे और इसमें बैठे तो 21 दिन। आई बात समझ में? और अगर नीचे वाले में कोई क्वेरी आती है तो 7 दिन के बाद, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छे। टैक्स ऑफिस, अब ये शो कॉज नोटिस सर कब इश्यू है? एससीएन मतलब होता है बेटा शो कॉज नोटिस। आपको लिखना है कारण बताओ नोटिस, कारण बताइए हमको, क्यों नहीं हमने आपको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। टैक्स ऑफिसर कैन इश्यू शो कॉज नोटिस विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड of grant of specified to grant of registration, like in case of successful Aadhaar authentication 3 working days, or in case where taxpayer do not offer Aadhaar or Aadhaar authentication 21 working days. Applicant can submit their reply within 7 working days. अब बात समझ लो, ये दोनों केसेस में। अब इधर देखिए, अब बात आती है शो कॉज नोटिस कब इशू कर सकते हैं? कभी भी असेसिंग ऑफिसर का मुंह उठा के चले आए तो क्या शो कॉज नोटिस इशू करेगा क्या वो? अरे क्लियर क्यों नहीं हो रहा भाई? अरे यार 1 मिनट बेटा।
हाँ फ्रेंड, तो अब बात यहाँ आती है कि शो कॉज नोटिस कब तक इशू कर सकता हूँ, जरा वो बात पे एक बार ध्यान देना। चलिए देखिए, मैं बता देता हूँ आपको ऐसे। यहाँ देखिए, इस केस के अंदर 3 वर्किंग डेज का टाइम है और इस केस में 21 वर्किंग डेज का टाइम है। तो इन्हीं दिन के बीच में आपको शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा, इन्हीं दिन में। मान लो इस केस में तीसरे दिन शो कॉज नोटिस इशू करता है, ठीक है, कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। असेसी रिप्लाई कितने दिन में करेगा? असेसी को रिप्लाई 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा, 7 वर्किंग डेज में। यानी 3 + 7 कितने हो गए? संडे वनडे जान दो, थोड़ी देर के लिए जाने दो, कितने हो गए? 10 दिन। अब 10 दिन के बाद 7 दिन के अंदर अंदर ये देख लो, ऑन रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन, मान लो अपना एसएससी 7वें दिन क्लैरिफाई करता है या 10वें दिन क्लैरिफाई करता है, और उसके बाद और 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ग्रांट होना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो 17वें दिन यानी 18वें दिन 18th डे रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड मान लिए। देखो आप समझे क्या कैलकुलेशन? मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ लास्ट डे सब कुछ हो रहा है, 21st डे नोटिस दिया, दे सकता है, हाँ दे सकता है। एसएससी के पास कितना टाइम है? 7 दिन का टाइम है। 7वें दिन एसएससी रिप्लाई करता है और उससे और 7 दिन तक रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, नहीं दिया तो अप्रूव्ड माना जाएगा। देखो बात समझ में आ रही क्या? यानी हाँ सर। 35 दिन की कहानी हो गई। देखो जरूरी नहीं है समझना, लेकिन कहानी देख लो आप लॉ के हिसाब, ठीक है ना। चलिए अब मैं आधार पे आऊंगा। आधार ऑथेंटिकेशन, अब बेटा इसमें है क्या क्या, जरा बात मेरी समझो। एक है रूल 25, उल्टा चल रहा हूँ। रूल 25 ये पहले भी था, नया नहीं है, पहले भी था, लेकिन अब क्या हो गया है, इसको क्लब कर दिया गया है। मतलब रिस्ट्रक्चर होता है, जैसे कंपोजिशन लेवी में रिस्ट्रक्चर हुआ था, मैंने बताया था आप लोगों को, 10(2)A नया आया था, पहले भी था, वैसे यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। रूल 9 और 8 और 9 ऐड हुए, ये सेक्शंस नए ऐड हो, 4 सेक्शन, फालतू चीज है, बहुत सिंपल है। अब ये एक प्रोसीजरल पार्ट है बेटा, थेरोटिकल पार्ट तो हो, थेरोटिक, एक मिनट को, थेरोटिकल पार्ट इसमें ज्यादा है और प्रैक्टिकल पार्ट काफी कम है। हाँ ठीक है, तो मैं आधार ऑथेंटिकेशन पे आ रहा हूँ। सेक्शन 25(6)(a) सबसे पहले आपको ये पढ़ा दिया। आपने अभी ऊपर देखा, एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है जीएसटी के, सही में सिंपल है, मतलब इतना तो कम डॉक्यूमेंट में दे नहीं रहे। इजी रजिस्ट्रेशन को कई बार मिसयूज किया जाता है, और मैंने अभी आपको बताया था ये क्यों लाना पड़ा आधार ऑथेंटिकेशन। देखो ना बेटा, अभी बताया था क्यों लाना पड़ा। फेक इन्वॉल्व, डमी एड्रेस एट सेम प्लेस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बड़े बदमाश लोग। सेम प्लेस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन पता है आपको? एक ही बिल्डिंग, पहले फ्लोर पे एक नंबर, दूसरे फ्लोर पे एक नंबर, तीसरे फ्लोर पे एक नंबर। अरे एड्रेस तो अलग हो जाता ना एक हर बिल्डिंग का, बिल्डिंग एक ही है, फर्स्ट फ्लोर एड्रेस डाला, सेकंड फ्लोर वही बिल्डिंग एड्रेस तक, और 3 रजिस्ट्रेशन ले। 3 रजिस्ट्रेशन लेके फायदा क्या मिलेगा सर? अरे 3 थ्रेशोल्ड मिलेंगी ना, नहीं समझे? यस सर। 3 थ्रेशोल्ड, 40 अगर गुड सप्लाई करते 1 करोड़ सर, तो फिर वो तो रजिस्ट्रेशन काय को ले रहा सर, थ्रेशोल्ड लेना है तो। इसमें क्या होता, 3 एड्रेस डालते जानबूझ के, ताकि रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े। मेन रीजन सबसे बड़ा ये है। एट सेम प्लेस या तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन का क्या कारण है सर? क्रेडिट लेने के लिए, डमी क्रेडिट, या क्रेडिट ब्लॉक नहीं हो, मतलब ब्लॉक नहीं बोल रहा, क्रेडिट आपका ये जो आईटीसी है, ये आईटीसी चलता रहे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग अलग कर देंगे, ये सब तरीके के काम, मतलब कैसे तो भी मतलब फायदा हो। अब ये सब डिटेल के अंदर आप ये फाइनल में पढ़ोगे, अभी फिलहाल आपके ना सिलेबस में है ना इतना डीप में आप जीएसटी में घुसे, क्यों? अभी तो सीधा सीधा करना ही नहीं सीखे हम, तो उल्टे काम करना कैसे सीखेंगे, है ना? तो अभी सीधा सीधा ही सिखा रहा मैं, उल्टे काम कुछ नहीं बता रहा आपको।
कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको बंद करने के लिए या चेक करने के लिए, कंप्लायंस बढ़ाने के लिए एक आधार ई-केवाईसी बेस्ड रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। और ये कब से इंट्रोड्यूस किया? विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करो, 21/8/2000, क्या 21/8/2020 से आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया न्यू एप्लीकेंट्स के लिए। मतलब इस डेट के बाद अगर आप एप्लीकेशन करते हो रजिस्ट्रेशन, देखो जो हो गए वो तो हो गए, अब उसके लिए तो रिट्रोस्पेक्टिव कुछ करना पड़ेगा, देखते हैं उसके लिए क्या किया। लेकिन यदि आप नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और इस डेट के बाद, क्या डेट है, डेट को ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, 21 अगस्त 2020 के बाद तो आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। यानी अगर मैं आपको बोलूं तो ये चीज काम की नहीं रही। देखो मानते क्या आप? सही समझ रहे? सर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब अगर यहाँ पे उसने नहीं ऑप्शन किया है, लेकिन सुनना, अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ऑप्शन दिया है कि आपको कराने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग ये गाड़ी में बैठ सकते, कुछ लोगों को दिया है, लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों के लिए ऑप्शन कंपलसरी कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए वो तो उसका जाने दो, तो आप समझ गए। चाहे इंडिविजुअल हो या अदर देन इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। ये प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया इस तारीख, इसीलिए आपके लिए अमेंडमेंट है। अब ये मुझे भैया नहीं लगता एग्जाम, मुझे नहीं लगता एग्जाम। हाँ बोल। मतलब कंपनी, ये सब जैसे कंपनियां हो गई या इनके लिए भी आधार रहता है क्या? अरे हो ना, वही तो आगे बताने वाला हूँ, शांति तो रह। अरे एमडी तो रहता है, एचयूएफ में करता तो हाँ हाँ रहता है, हाँ हाँ। एओपी में पर्सन तो रहता है, उसका आधार लेंगे ना यार। अच्छा, मतलब जो पार्टनर या जो की मैनेजर पर्सन इसका लेंगे। हाँ वो आएगा ना, इसमें लिखा है, कंपनी में एमडी का लेंगे, एचयूएफ में कर्ता का लेंगे, एओपी में वो जुडिशियल पर्सन जो रहता है उसका लेंगे, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो होल टाइम डायरेक्टर का लेंगे, ट्रस्ट में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का लेंगे। ये सब आधार तो किसी, अरे कोई ना कोई इंसान तो चला ही रहा है ना यार, पोजीशन पे बैठा ही है ना, हाँ उसका हाँ आधार लेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटर फर्म है तो प्रोप्राइटर का लेंगे, है ना, हाँ। सीधी बात, वैसा होगा। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोसेस को। जो अप्लाई करेगा, चाहे वो नॉर्मल टैक्स पेयर हो, चाहे कंपोजिशन हो, चाहे सीटीपी हो। आप सीटीपी समझ गए होंगे अभी तक? यस सर। सर। अरे सीटीपी समझे ना, कैजुअल टैक्स। आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स डेवलपर, सेल्स यूनिट, कोई भी हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, जीएसटी आरईजी 01 में आप जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो बच्चों, आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत आसान चीज है, एकदम लल्लू सी चीज है, एकदम लल्लू चीज। ठीक है, लेकिन कैसा भैया, अब अमेंडमेंट है, मेरा काम पढ़ाना है, भले ही आप स्वयं पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं भाई, जो नया है मेरे को हर चीज पढ़ानी है, A to Z। ठीक है, सीधी सीधी बात। हाँ, अब ये थोड़ा देखना। अभी अगर तुम फिर भी नहीं माने, नहीं मेरे पास तो आधार नंबर ही नहीं, जाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या? कुछ तो देश में अभी भी लोग बचे जिन्होंने आधार नंबर नहीं लिया, ऐसा मान सकते हैं क्या आप? यस सर। हाँ है, अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आधार नंबर नहीं लिया। नहीं है हमारे पास आधार, जाओ, क्योंकि आधार हर जगह आधार ही चलेगा। आपको बीच में पता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया था, हर चीज में आधार 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 कर रहे थे ये लोग, आधार आधार ही होना, आधार नहीं तो देंगे ही नहीं बोले। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया, नहीं आप आधार लो वो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ आधार ही चलेगा ऐसा नहीं कर सकते। भैया आधार नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एड्रेस प्रूफ नहीं चलेगा, फोटो आईडी के लिए पैन कार्ड है तो क्या आधार नहीं है तो क्या पैन कार्ड नहीं चलेगा, इलेक्शन कार्ड नहीं चलेगा? बीच में गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो ये आधार ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आधार चलेगा, लेकिन आधार के साथ बाकी डॉक्यूमेंट भी चलेंगे। अब मान लो ये आदमी बोलता नहीं देता आधार, जाओ तुमको क्या करना, जीएसटी नहीं दे रहे मेरे को, तुम्हारी गलती, मैं तो बिजनेस करने को तैयार हूँ, तुमको टैक्स देने को तैयार हूँ, तुम नहीं दे रहे मेरे को, तो गलती किसकी? डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट बोला अच्छा तू आधार क्यों नहीं देना चाहता रे, मेरी मर्जी, ठीक है। अगर तूने आधार नहीं दिया तो हम तेरे घर पे आके बैठ के रजिस्ट्रेशन दे के जाएंगे। अब सोचो ना, सबका घर साफ रहता क्या?
कुछ ना कुछ तो लफड़ा सब आदमी करते ही रहो ना, कि नहीं करते? यानी घर पे, मतलब घर पे यानी आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में आएंगे देखने के लिए, सब एक एक चीज देखेंगे। अच्छा, क्या मैन्युफैक्चर करते हो, ये करते हो, कितना करते हो, कैसे करते हो, कितनी मशीन है, बस उनको परेशान कर देंगे। उससे क्या बेटर है? उनको घर पे बुलाना बेटर है, मेहमानों को बुलाना चाहिए घर पे। नो सर। दे दो आधार, दे दो आधार, आएंगे तो परेशान करेंगे। Applicant who either do not provide Aadhaar while applying for new registration or those or whose Aadhaar authentication fail। कभी कभी क्या होता है, आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है। मतलब क्या आपने देखा होगा, आधार अपडेट होता है, मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं, ऐसा कुछ, तो भी दिन भर लोग लाइन में खड़े रहते, देखा है कि कभी सुना है? यस सर। और कभी कभी साइट स्लो चलती तो ओटीपी नहीं आता, तो आधार Yes, sir. ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता। अब फेल हो गया तो कब तक राह देखेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो इसके लिए आधार ऑडियो फेल हो जाता है, इनवैलिडेशन वुड बी, तो कब? सब्जेक्ट टू साइट वेरिफिकेशन बाय टैक्स डिपार्टमेंट। साइट वेरिफिकेशन, कहाँ आपका बिजनेस वेरीफाई किया जाए। आई बात समझ में? हाउएवर टैक्स अथॉरिटी बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कैन ग्रांट रजिस्ट्रेशन। देखिए, करना पड़ेगा साइट इंस्पेक्शन, लेकिन टैक्स अथॉरिटी चाहे तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया उसके बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन दे सकती है। टैक्स अथॉरिटी यानी ऑफिसर। समझ में आई बात? अभी Yes, आप sir. कैसे उनको सेटल करते, सब उसके ऊपर है। मैं मतलब शब्दों के परे नहीं जाऊंगा ये टॉपिक के अंदर, ठीक है ना? तो मैं आपको बताता ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ईमानदारी वाला पढ़ रहे हैं, हम पूरे ईमानदार में, ठीक है ना बेटा? ध्यान रखना, हम ईमानदारी वाला टैक्स पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चले थोड़ा, Yes, sir. आगे चलते हैं। सब्सिक्वेंटली एग्जिस्टिंग, अब ये तो सर आपने बोला नए लोगों के लिए, तो अभी जो है उनका क्या होगा? उनके भी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर नहीं कराया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कर दिया जाएगा, और एक बार इनवैलिड हो गया तो फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बड़ा नाटक है। लेकिन however no notification has been issued yet prescribing the manner of undergoing Aadhaar authentication of already registered person। यानी कितने नालायक लोग हैं, देखो क्या बोलते हैं, तुमको कराना पड़ेगा, नहीं तो हम वो बंद कर देंगे, तुम्हारा इनवैलिड कर देंगे। अरे तो प्रोसीजर तो बताओ कैसे कराना है, नहीं वो अभी तक नहीं पता। आज की तारीख में कोई तरह के नोटिफिकेशन में कैसे आधार ऑथेंटिकेशन एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन का कराना है, ये अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, अपने को तो एग्जाम में नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन वो होता तो और पढ़ना पड़ता। अरे आना, सर और पढ़ना Yes, पड़ता sir. ना। अच्छी बात है, नहीं हुआ तो तुमको क्या करना, ठीक है? तो चलिए, मैं एक छोटी सी एक चीज बनाना चाहता हूँ, देखो आप समझे क्या? क्या ऑब्जेक्ट है, आप समझ गए Yes, sir. बेटा? ऑब्जेक्ट समझ गए, ठीक है। तो फिलहाल ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन की बात करो। देखो बेटा, दो चीजें यहाँ पे, आप दिमाग लगाओ तो दो चीजें आती है, ठीक है? एक चीज आती है, लिखने का टाइम दूंगा, रोना मत, लिखो। अली लिख लो तो पढ़ा चुको, लिखो साथ में ड्रॉ करो। ऑब्जेक्टिव ये लिखो यहाँ पे, ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 ऑथेंटिकेशन। किसका ऑथेंटिकेशन? आधार का प्रोसेस अंडर जीएसटी, ठीक है? ये मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं ये बना रहा हूँ। अब लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है? तो पहले सेक्शन 25(6)(a), ठीक है? ये एक सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन, और ये सेक्शन पता है क्या है? ये है पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आरपी। आरपी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, जो ऑलरेडी। सर इसके लिए तो कोई प्रोसीजर प्रिस्क्राइब यहाँ नहीं है ना, लेकिन कानून तो बना दिया ना, तुमको कराना पड़ेगा, प्रोसीजर नहीं बताया, लेकिन कानून तो बन गया ना। तो क्या है उसके लिए? देखो, कराना पड़ेगा सबको, बोलो ना, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर प्रूफ दो कि भैया तुम्हारे पास आधार नंबर है, और प्रूफ दो
ऑफ पोजीशन, ये मैं अगले पेज पे बनाऊंगा ये एरो का, ठीक है, तो आप उस हिसाब से बनाइए। प्रूफ ऑफ आधार नंबर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक फॉर्म भरना पड़ता है। टाइम लिमिट क्या है बेटा, कब से बोला ये करने के लिए, अभी बताई थी मैंने, 21 अगस्त 2020। अरे हाँ ना, अभी बताया था, नहीं बताया। यस सर। बोलते नहीं है, लिखना है, एक बार बोलेगा आपको तो आप लिखने में ऐसे मगन हो जाते, समझ रहे हैं ना, आपको बहुत इजी चीज है। यस सर। हाँ, और अगर अगर नहीं कराया तुमने तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, नहीं कराते जाओ, नहीं कराते तो तुम्हारी बैंड बजेगी क्या, रजिस्ट्रेशन शैल बी, बोलो बेटा क्या करेंगे, डीम्ड, कैंसिल Invalid. करेंगे, डीम टू बी इनवैलिड, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाएगा। और साथ ही साथ अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall apply as if such person does not have registration, ऐसा माना जाएगा सारे कानून जो अनरजिस्टर्ड, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उसने नहीं कराया, जो कानून धारा एक्ट में है वो, मैं तो सही में रजिस्टर्ड तो हूँ, लेकिन नहीं 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 नहीं, हम ऐसा मान लेंगे कि तू अनरजिस्टर्ड है जा, और तुम रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, यू वेर लायबल, एंड हम मान लेंगे यू आर नॉट लायबल, मतलब तुमने नहीं कराया, और सारी जो भी पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, हमका इनका जितनी चीजें है जो फेलियर को लगती है वो तुमको लग जाए। बस सर हम फेल का लो, हम मानेंगे तुम फेल हो, समझ रहे आप, आई होप आप समझ रहे हैं। अब सर ये आपने कहाँ पढ़ा है, अभी तारे अभी पढ़ाता हूँ, रुको, ये तो मैं शॉर्ट में आपको आपको इतना सब डिटेल, ये 5 पन्ने ना पढ़ना पड़े, मैं 1 पन्ने में करवा देता आपको अभी फ्लो चार्ट बना, इतना सब एग्जाम के एक दिन पहले कौन पढ़ेगा, सही है नहीं है। यस सर। छाप लिए बेटा, छाप लिए, बढ़िया एक चार्ट बना देता आप लोग को भी। देखिए यहाँ जगह कम थी मेरे पास, तो आप देखना दूसरा यहीं से लिखना बेटा, मैं पहले ही बता रहा, आप थोड़ा सा नीचे जाने का बढ़िया, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, उसको स्क्रॉल वर्टिकल कर देता हूँ, रुको तो मजा आएगा अपने को भी। हाँ, अब एक काम करता हूँ मैं, ये इसको इधर से ला रहा हूँ, हाँ ठीक है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है बच्चों, ये मैं इसको यस सर। ये यहाँ पे लेके आया था, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा, अब इसमें देखो अब क्या हो रहा है, एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड की बात कर ली, अब 2 प्राणी और बच गए, कौन से प्राणी, पर्सन अप्लाइंग फ्रॉम फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ऐसे भी तो लोग रहते ना, है ना, पर्सन अप्लाइंग फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो अब इसमें 2 लोग हैं अगेन, ठीक है, इसके 2 पार्ट और है, कौन से 2 पार्ट है, एक है सेक्शन 25(6)(b) वाला, मैंने अभी ये सब पढ़ाया नहीं है, चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसके आगे नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहाँ तक लिखूंगा, इंडिविजुअल के बारे में इस सेक्शन में लिखा हुआ है, और इसके अलावा फिर कौन है, इसके बाद आता है सेक्शन 25(6)(c), अपने को सेक्शन भी तो समझना चाहिए ना बेटा, कौन से सेक्शन है, तो इसके बचा हुआ 6B में इंडिविजुअल और 6C में एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। बेटा मेरी बात आपको समझ में आ रही है बेटा, यस हाँ सर। यहाँ तक समझ, बस यहीं तक लिखो, आगे की बात बाद में, पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है बेटा, लिख लिया सबने बेटा यहाँ तक, चलता हूँ आगे। ध्यान देना मेरी बात पे, अब मैं 3 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, कौन कौन से सेक्शन, 6A 6B 6C, देखो मेरे चार्ट में बेटा यही सेक्शन बना है, 6A के बारे में आपको लिखा चुका हूँ, पढ़ना अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद 6B और 6C, ये 3 सेक्शन, समझे ना बेटा मेरी बात आप, है ना।
तो हम ये तीनों सेक्शन से पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यू एप्लीकेंट, किसकी बात करते हैं, न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, वैसे तो जो पढ़ाया वही सब लिखा हुआ है, लेकिन एक बार ध्यान दो। Every individual applicant or an applicant other than individual shall undergo authentication where furnish proof of possession of आधार नंबर। भैया या तो आधार ऑथेंटिकेशन कराओ या आपके पास आधार नंबर है, ये प्रूफ दे दो। ठीक है, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 8। रूल 8 क्या कहता है, provides that when an applicant of authentication of Aadhaar, he shall while submitting application for registration undergo authentication of Aadhaar, said authentication required to be eligible for grant of registration। अगर आप ऑप्ट करते हो आधार ऑथेंटिकेशन तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, और वो उसके बिना आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं होगा। इसलिए ऑथेंटिकेशन हो जैसे ही ऑथेंटिकेशन हो गया, हम ऐसा मान लेंगे कि आप रजिस्टर्ड हो, यू आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब तक करना पड़ेगा सर, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। एक सेकेंड बेटा,
सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा कुछ जरूरी मैटर है, इस वजह से बार बार फोन उठाना पड़ रहा है। अब नहीं आएगा आई होप। हाँ, तो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे कि भैया आधार ऑथेंटिकेशन की बात हम कर रहे थे, ठीक है, न्यू एप्लीकेंट के लिए, बराबर है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन सच केस, ये हम न्यू एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या डेट रहेंगी? द डेट ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर और 15 days फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी ऑफ GST REG 01। अब सर ये क्या है पार्ट बी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चलिए इधर देखो, ये पार्ट बी दिख रहा है आपको? ये क्या पढ़ रहे हैं? प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर ये पार्ट बी दिख रहा। ये पार्ट बी के अंदर हमने ये सब पढ़ा अभी, ये 3 दिन 21 दिन, याद है क्या? अभी पढ़ा था ना 3 दिन 21 दिन वाला हिसाब, ये रहा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट बी, ठीक है। अब न्यू एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट की डेट, मतलब भैया पहले आपने चूज किया आधार ऑथेंटिकेशन, तो पहले आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कब अप्लाई कर सकते हैं? सर जिस दिन हमारा आधार ऑथेंटिकेट हो गया उस दिन कर लो, या फिर 15 days फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो आपने पार्ट बी में सबमिट किया, कौन सा? GST REG 01 में, विच एवर इज अर्लियर लिखा है मेरे ख्याल से, हाँ विच एवर, दोनों में से कोई भी, शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डे। आई बात समझ में? अगर इंडिविजुअल है, अब एप्लीकेंट दो तरह के बेटा, ये देख लो, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है अदर देन इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है तो वो अपने खुद का आधार नंबर, सीधी सी बात है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, तो अगर वो HUF है तो कर्ता का लगेगा, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर का लगेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का लगेगा, मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएट, अगर कोई AOP है तो उसका लगेगा, जो मैनेजिंग कमिटी के जितने लोग मौजूद है उन सबका लगेगा, ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का लगेगा, कोई और है तो उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का लगेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी यानी LLP वगैरह के केस में हो गया, या और अदर नोटिफाइड पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये तो हो गया किसके लिए? नए नवेले पर्सन के लिए, नए नवेली दुल्हन की बात होगी। और अब तलाक वाली का क्या हो? तलाकशुदा, सॉरी, जो ऑलरेडी दुल्हन है उसकी शादी हो चुकी, उसका क्या होगा? अरे ये तो शादी करने जा रहे हैं न्यू वाले, न्यू रजिस्ट्रेशन, ये शादी करने जा रहे हैं। अभी कौन पढ़ा रहे हैं अपन? जो ऑलरेडी शादीशुदा है उसका क्या? उसका आधार ऑथेंटिकेशन कैसे? तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन मैनर विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। क्या अभी तक ऐसा कुछ प्रोसेस प्रिस्क्राइब किया है? नो सर। आपने क्या करना नहीं किया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आ जाओ अपन वाई पे, किस पे आ जाएंगे? न्यू एप्लीकेंट पे। मान लो ऐसा एप्लीकेंट है जिसका आधार नंबर ही नहीं है मेरे पास आधार नंबर, तो क्या? देखो बताया था मैंने, पढ़ाया, मुझे याद है। इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू न्यू एप्लीकेंट, आइदर इंडिविजुअल और क्लास ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट वायबल आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा, जो रूल 9 में लिखे। ऑल्टरनेट यानी कि अब आधार नहीं है तो अब जैसे बोलते हैं ना भाई ID प्रूफ, तो ID प्रूफ के लिए क्या? वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ऐसे रहते ना ऑप्शंस, रहते कि नहीं रहते? वैसे ही तो रूल 9 में ऑप्शंस लिखे हैं वो, ठीक है। अब वो रूल 9 में लिखे, उससे अपने को मतलब नहीं है, जो भी लिखे होंगे जाने दो उसको। और वो फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है वो देखो, provides that where person fails to undergo authentication of Aadhaar number or does not offer Aadhaar authentication, registration shall be granted only after physical verification। मैंने आपको बताया था साइट पे जाना पड़ेगा, अभी बताया था ना। अगर आप आधार नहीं दे रहे हो तो हम आपके घर पे चाय पीने आएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अरे PPOB याद है क्या? शॉर्ट फॉर्म बताया था मैंने, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रिस्क्राइब मैनर। और इसके लिए रूल 25 दिया हुआ है। ये रूल 25 मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैंने आपको बोला था रूल 25 पहले भी था, देख लो, लगे हाथ पढ़ लेते। फिजिकल प्लेस पे आएंगे, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट
कि फिजिकल प्लेस ऑफ वेरिफिकेशन और प्लेस ऑफ बिजनेस पर्सन इज रिक्वायर्ड, जरूरी है। क्यों? फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन और नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। क्यों चोरी कर रहा भैया? तो क्यों आधार नहीं दे रहा आपको बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और ड्यू टू एनी अदर रीजन उसको अगर ऐसा लगता है, या आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाद भी जा सकता है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद भी जा सकता है, he may get such verification of principal place of business in the presence of said person। चोरी छिपे नहीं जाएगा। जो रजिस्टर मतलब जिस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया उसको भी बुलाएगा, तू भी आ मैं भी आ रहा हूँ, तेरे सामने ही मैं तेरी प्लेस देखूंगा, ठीक है? चोरी छिपे नहीं। अरे यार वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ। अब वहां जाएगा प्रीमाइसेस की तो फोटो वगैरह खींचेगा वो भैया, प्रीमाइसेस बराबर जो बिजनेस दिखा रहा वो सब है कि नहीं, सब कुछ होगा। पूरी वेरिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह अपलोड होंगी फोटोग्राफ के साथ। शैल बी अपलोडेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म और ऑन कॉमन पोर्टल विद इन पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। कॉमन पोर्टल पे सब अपलोड कर दी जाएंगी। कौन करेगा अपलोड? डिपार्टमेंट, ठीक है बेटा। ये लाइट चली गई है मेरे यहाँ पे, जितने देर चल रहा है चल रहा है, ठीक है? मेरे ख्याल से अपना काम हो जाए। क्लियर है आपको ये? हाँ सर। अच्छा, और बिना वेरिफिकेशन के भी काम हो सकता है? हाँ हो सकता है। हाउएवर इन ल्यू ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर उसकी इच्छा नहीं है, नहीं मुझे नहीं करना, सरकारी कर्मचारी बड़े टेंशन फ्री है ना। वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रॉपर ऑफिसर मे कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ और डॉक्यूमेंट्स बुलाएगा, और एज ही मेड डिम फिट, ठीक है? फॉर दिस ही नीड्स टू रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग एंड नीड्स टू टेक अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। जॉइंट कमिश्नर या उसके किसी ऊपर के ऑफिसर का, उसके नीचे का ऑफिसर नहीं चलेगा, उससे अप्रूवल लेके। ये जॉइंट कमिश्नर वगैरह आके रजिस्ट्रेशन नहीं करते, जो रजिस्ट्रेशन वाले बड़े छोटे लोग रहते हैं। तो वो अगर देखो जाना जरूरी है लेकिन फिर भी आप नहीं जा रहे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बुला के काम चला रहे, तो आपको जॉइंट कमिश्नर या उसके ऊपर के किसी ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ ही रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों आप उसकी प्लेस पे नहीं जा रहे। ये तो कई बार क्या होता है, भैया मैं आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करा रहा, मैं कोई 2 नंबर का काम कर रहा, तो वो ऑफिसर आने का बोलता है, मैं उसको बोलता साहब रहने दो ना, मैं उसको दे देता थोड़े पैसे, मत आना मेरे यहाँ पे। समझ रहे? नहीं समझ में, मत आना मेरे यहाँ पे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए फिर रीजन लिखना पड़ेगा, इसलिए ऑफिसर के हाथ बांध दी भैया जॉइंट कमिश्नर। हाँ अब क्या होता है, सबका हिस्सा बंधा हुआ रहता है, समझना बात। जॉइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल, सबका हिस्सा बंधा हुआ रहता है। कोई गड़बड़ अगर काम कर रहा है तो फिर सबको देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अरे हाँ ना, सबको देना पड़ेगा ना, ठीक है? सबके हिस्से बंधे हुए हैं, सबकी औकात फिक्स है। चलिए, और हाँ इसके लिए कितना टाइम दिया हुआ जी? ऑथेंटिकेशन नहीं कराते तो भूल गए, 21 दिन। 21 दिन, ये देखो लिखा है यहाँ पे। Further, in such case, a notice is prescribed from sitting clarification information document from applicants may be issued by proper officer not later than 21 days from the submission of application for registration। आई बात समझ में? अब इन केस ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, कोई मेथड वैसे प्रिस्क्राइब तो नहीं है, लेकिन जितना यहाँ लिखा है हम पढ़ लेते हैं। इन केस इफ एन आधार नंबर इज नॉट असाइन टू एग्जिस्टिंग रजिस्टर। हाँ सॉरी, ये थोड़ा अलग है, अलग इसलिए है कि एक तो था कि भैया ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आधार नंबर भी है, लेकिन किस तरीके से उसका ऑथेंटिकेशन होगा ये मेथड प्रिस्क्राइब नहीं। अभी क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन उसके पास आधार ही नहीं है, आधार नंबर उसको असाइंड नहीं है। आई बात समझ में? इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो आधार, sorry, if an Aadhaar is not assigned to existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification। मैंने कुछ और देंगे आपको। In case of failure to undergo Aadhaar, furnish proof of Aadhaar number, furnish alternate viable means, ये सब अगर आप नहीं फर्निश करते, रजिस्ट्रेशन जो आपको अलॉट किया है उसको इनवैलिड मान लिया जाएगा, और अदर प्रोविजन एक्ट के सारे अप्लाई होंगे एज इफ यू हैव नॉट डन रजिस्ट्रेशन, यानी आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो ऐसा मान लिया जाएगा। आई बात समझ में?
ये था 25B और 25C के बाद। समझ में आई बात? यस सर। अरे बोलो ना यार। अब ये तो सर आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में आपने इतनी कहानी बताई, सर सबको कराना पड़ेगा कि किसी को आप छूट दोगे? सबको कराना पड़ नहीं, किसी किसी को छूट दिया है आधार ऑथेंटिफिकेशन से। देखो सेक्शन 25(6)B कहता है अबव प्रोविजन, ये जो ऊपर इतने सारे प्रोविजन थे किसमें थे? 25(6)A में, 6B में, 6C में, ये सब अप्लाई नहीं होंगे कुछ पर्टिकुलर पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को या पर्टिकुलर स्टेट को या किसी यूनिट टेरिटरी को या पार्ट देयर ऑफ को एज मे बी नोटिफाइड। हम जैसा बोलेंगे वैसा, हम यानी कौन? गवर्नमेंट। फॉलो। अब किसको नोटिफाई किया ये भी समझ लो। ऐसा पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको ये, अब उसके पास आधार नंबर रहता ही नहीं ना यार। सोचो ना, इंडिया के, भारत के नागरिक ही नहीं हो तो आधार नंबर कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? अरे हाँ ना। यस सर। Yes, sir. तो जो सिटीजन नहीं है उसके लिए, या क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, मतलब क्या हुआ? इनको छोड़ के और किसी क्लास ऑफ पर्सन को अगर प्रिस्क्राइब करते, नहीं समझे? यस सर। अ क्लास ऑफ पर्सन अदर देन फॉलोइंग क्लास, इनके अलावा इंडिविजुअल, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइम्स, मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर, कर्ता ऑफ एचएफ, ये तो अभी आप लोगों ने देखे ही थे। तो अब समझना बात। पर्सन टू हुम आधार ऑथेंटिफिकेशन शैल अप्लाई, एक इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन है, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइम्स इनको अप्लाई होगा, मैनेजिंग ऑथोराइज पार्टनर को अप्लाई होगा, कर्ता ऑफ एचएफ को अप्लाई होगा। सीधी बात है। यहाँ लिखा क्या था? इनको छोड़ के किसी और को प्रिस्क्राइब कर सकते, लेकिन इनको नोटिफाई नहीं करते। जिनको नोटिफाई करेंगे उनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। और किसको नोटिफाई किया है? पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। और किसी पर्सन को भी नोटिफाई किया, लेकिन इनको छोड़ के, इनको हम मतलब नोटिफाई नहीं करेंगे, यानी इनको तो आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। ये इनको लोग कौन है भाई? ये इंडिविजुअल, ऑथोराइज सिग्नेटरी, मैनेजिंग ऑथोराइज पार्टनर, करता। इसलिए यहाँ पे इन शॉर्ट लिख दिया है कि इनको अप्लाई होगा। ये देखिए, समझ में आई क्या बात? यस Yes, सर। sir. सर। ये आपको पढ़ना है, पढ़ लो। आधार ऑथेंटिफिकेशन कैसे होता है, पढ़ने की जरूरत है, सिस्टम में लिंक आती है, उस पर क्लिक करना पड़ता है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है सॉरी, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जरूरत नहीं है। अब देखिए एक बात, ये है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। ये तो हमारा हो गया, बस इसके बाद कंप्लीट हो गया हमारा। ये रूल 10 है, ये भी नया ऐड हुआ है। As seen in diagram outlining the procedure of registration while filing the application of registration on GST portal, जब आप अप्लाई करोगे पार्ट बी के अंदर अ पर्सन को बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ती है। बैंक अकाउंट डिटेल तो बेटा डालनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। बिना बैंक अकाउंट के थोड़ी रजिस्ट्रेशन होगा। एक कैंसल चेक भी देना पड़ता है। रूल 10 है रिलैक्सेस दिस रिक्वायरमेंट टू लिमिटेड एक्सटेंट, कुछ हद तक रिलैक्स करता है। इन परस्यूएंस ऑफ सेम, registered person is allowed to furnish information in respect of details of bank account or any other information that will be required to common portal in order to comply with other provision of soon after obtaining certificate of registration and GSTN, but not later than 45 days। कभी कभी क्या होता है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई तो करते हो लेकिन बैंक अकाउंट खुलने में टाइम लग जाता है। तो ठीक है, आपके लिए 10 राम का रूल है जो आपको कुछ हद तक की प्रोविजन रिलैक्स कर देता है कि चल ठीक है भाई, अभी मत दे, तू एक बार रजिस्ट्रेशन ले ले, लेकिन कभी तो देना पड़ेगा ना यार। अरे हाँ ना, नहीं Yes. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी तो देना पड़ेगा ना बैंक अकाउंट डिटेल। तो कब तक? 45 दिन के अंदर दे देना पड़ेगा। हमने तेरे को जिस दिन से रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया या डेट ऑन विच रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर 39 इज फर्निश्ड विच एवर इज अर्लियर। देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने ऑप्ट किया, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में बैंक डिटेल के लिए बोला। अभी फिलहाल आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो रूल 10 आपकी मदद करेगा कि चलो बाद में देते हैं। तो आपने बाद में वाला सिलेक्ट कर लिया, तो बाद में आपको कब देना है? 45 डेज के अंदर देना है, या आपकी सेक्शन 39 के हिसाब से रिटर्न की जो डेट है, ये रिटर्न चैप्टर अपना लास्ट चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 39 रिटर्न की डेट। विच ऑब्वियसली रिटर्न फाइलिंग के पहले तो बैंक अकाउंट डिटेल आपको बतानी पड़ेगी, कॉमन से। यस समझ सर। रहे नहीं समझ रहे? Yes, sir. इन शॉर्ट, अब ये इन शॉर्ट आपको पढ़ना है, पढ़ लो।
लेकिन ये टीसीएस और टीसीएस कलेक्टर को ये रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। अब ये टीडीएस टीसीएस कलेक्टर याद है क्या? सेक्शन 52 53 में कई बार आपको कहता था, या 51 और 50 नहीं 52 51 52 हाँ सॉरी 51 52 टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन जो आपके सीए फाइनल के सिलेबस में, याद है क्या बेटा? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? अरे हाँ ना। Yes, sir. अभी इसके बाद नया और कुछ बचा नहीं है, कुछ नए एग्जाम्पल मैंने जरूर ऐड किए, मतलब टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके बाद मैंने एग्जाम्पल। हाँ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो उसके अंदर नहीं था, फालतू चीज है वैसे। ये जो 5th है ये न्यूली एडेड है, मालूम है? हाँ आपको याद है तो अच्छी बात। और ये एक चेंज है जो न्यूली एडेड, बाकी तो ये सब ऑलरेडी था। ये क्या टॉपिक है जी? सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कब सस्पेंड किया जाए, लिखा है कैसे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा। उसमें जो तीसरा पॉइंट है रजिस्टर्ड पर्सन whose registration has been suspended shall not make any taxable supply during period of suspension and shall not be required to furnish return under section 39. This expression shall not make, इसको क्लैरिफिकेशन आया कि भैया इसका मतलब क्या? shall not make any taxable supply, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है shall mean that registered person shall not issue tax invoice and accordingly not charge tax on supplies made by him during the period of suspension. आप सस्पेंड हो, आप माल बेच सकते हो, लेकिन जब तक आप सस्पेंड हो आप बिल नहीं बना सकते, और बिल नहीं बना सकते तो आप जीएसटी कलेक्ट भी नहीं कर सकते, किसी को चार्ज भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात है ना। ये तो बिल नहीं बनाऊंगा और गवर्नमेंट के नाम पे जीएसटी लोगे, ऐसा करोगे क्या? No, sir. इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक्सप्रेशन का मतलब ये ऐड हुआ। अब ये कभी आपसे पूछेंगे नहीं एग्जाम में। और एक चीज और ऐड हुई है, 5th पॉइंट, where any order having the effect of revocation of suspension, revocation का मतलब क्या होता है? सस्पेंड किया था लेकिन वापस ले लिया ऑर्डर गवर्नमेंट, ठीक है, has been passed the provision of section 31(3) and a revised tax invoice in section 40 in respect of, ये आप जो है ये सब नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, shall supply made during the period of suspension and procedure specified therein shall apply। मतलब क्या है? मान लो मैंने आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, मेरे को डाउट था आपने बदमाशी की, ठीक है, लेकिन 10 दिन की इंक्वायरी के बाद ये पता चलता आप तो ईमानदार थे, आपने कोई बदमाशी नहीं की, तो ये 10 दिन में भी मैंने कुछ सप्लाई तो किया ही होगा, भले ही मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया। अरे मैंने टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं किया ना, मैंने बताया ना अभी आपको 10 दिन Yes, में sir. टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। अब आपका सस्पेंशन रिवोक हो गया, तो भैया मैंने जिन को उस वक्त इनवॉइस नहीं दिया, तो अब तो इनवॉइस देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा? उन्होंने तो Yes, कुछ sir. दिए हैं, तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस दिए जाएंगे 31(3)(a) के तहत। आई बात समझ में? Yes, Sir. sir. ये दो चीज थी बेटा। इसके बाद इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल्स थे, ये आप लोगों के लिए है समझने के लिए, मतलब ये पॉइंट पढ़ाया, पहले के नोट्स में मैंने एग्जाम्पल नहीं डाला था, ये नोट्स में मुझे मॉड्यूल में एग्जाम्पल मिला तो मैंने डाल दिया। इसके साथ यहाँ पे खुद ही एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर से यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल नहीं था, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं था तो यहाँ पे एक जगह और एग्जाम्पल डाल दिया, मतलब ये पढ़ाया हुआ है उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे डाला। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपना ये 7th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अपन 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल के दिन, और संडे को अपना 8th चैप्टर कंप्लीट होगा। 8th चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 लेक्चर्स लगेंगे। कल हम कितने बजे मिल रहे हैं, भूल गए क्या? देख लो भैया, इससे मैंने यहाँ पे देख लो, कल हम मिल रहे हैं 5 बजे, और 5 से 6:30 बजे तक हम लोग करेंगे एक लेक्चर। उसके बाद हम लोग संडे को मिलेंगे मॉर्निंग 9:30 to 11:30, इवनिंग 4:30 to 6:30। आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो कल हम हमारा संडे तक हमारा 8th चैप्टर हो जाएगा। एक बार 8th चैप्टर हो जाए, 9th और 10th चैप्टर को ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक 2 लेक्चर की ही है, तो अपना 2 से 3 दिन नेक्स्ट वीक में अपना सिलेबस कंप्लीट हो। ठीक है बेटा, चलिए तो आज यही रुकते हैं। टिल देन, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.